नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग फिर से लेके आए हैं खान सर के द्वारा लिखी गई पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान का थर्ड रिवाइज एडिशन। ये थर्ड रिवाइज एडिशन है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। और इसी की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग पहले साइंस की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी की सीरीज़ को लिए हैं, ठीक है, और बायोलॉजी को लेके चल रहे हैं, जिसका पहला सीरीज़ जो है वो हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख लीजिए। और इसके बाद आज ये सेकेंड सीरीज़ है, ये हमारी आज सेकेंड सीरीज़ है, आज हम लोग इसे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान है, ठीक है। चलिए, और मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो कि एकदम सेम टू सेम इसी से बनाया गया है और इसी को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जो इस बुक में दी गई है उसी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बराबर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित है और उसी को आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने हैंड नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ये आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज ये क्लास 2 है, ठीक है, और क्लास 2 को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले के जो क्लास सीरीज 1 था उसमें मैंने बताया था कि जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, जीवों का वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, जीवों का वर्गीकरण किन किन भागों में किया गया है। उसके बाद विषाणु के बारे में मैंने बताया, उसके बाद जीवाणु के बारे में बताया, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये देखिए, माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा की खोज नोकार्ड तथा रॉक्स ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी, तो नोकार्ड तथा रॉक्स ने माइकोप्लाज्मा की खोज की थी। और मैंने पहले भी बताया था कि माइकोप्लाज्मा जो है, जो 5 भाग में R.H. विटेकर ने विभाजित किया था। कौन कौन सा भाग में विभाजित किया था, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक अर्थात फंगस और एनिमलिया अर्थात जंतु। तो इसमें से जो ये मोनेरा संघ है, मोनेरा संघ के में ही आता है हमारा कौन, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और ये सबसे छोटी कोशिका कही जाती है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात कही जाए तो माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कही जाती है। तो ये माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी, तो नोकार्ड तथा रॉक्स ने की थी। और वो कैसे की थी, तो प्लूरोनिमोनिया रोग से पीड़ित पशु में जो है ये लक्षण पाया गया था और उसी में जो है माइकोप्लाज्मा की खोज नोकार्ड तथा रॉक्स ने की थी। माइकोप्लाज्मा को ही पादप जगत का जोकर कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है, तो पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। और इनमें कोशिका भित्ति तथा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। ये प्रोटिस्टा जो होते हैं, अधिकांश जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। मैंने बताया ना कि 5 भाग होते हैं, कौन कौन से, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद आपका होता है पादप अर्थात प्लांट, उसके बाद फंगस अर्थात कवक और एनिमिलिया, ठीक है। ये सीरीज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किन किन 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें हम लोग मोनेरा को देख लिए, मोनेरा में आ गया हमारा माइकोप्लाज्मा। आज अब हम लोग देख रहे हैं प्रोटिस्टा को। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, अधिकांश जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। और ये भी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। वो हमारा हो गया, मोनेरा हो गया प्रोकैरियोटिक जीव और प्रोटिस्टा जो हो गया वो यूकैरियोटिक जीव हो गया। इनमें कोशिका भित्ति रहती भी है और किसी किसी में नहीं भी रहती है, जबकि मोनेरा में क्या था कि नहीं होती है। इनमें हरित लवक किसी किसी में होता भी है और किसी में नहीं होता है, जबकि मोनेरा में हरित लवक उपस्थित नहीं होता था। इनका जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है, ठीक है। इनका जनन जो होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। तो हम लोगों ने प्रोटिस्टा के बारे में देखा, क्या देखा कि प्रोटिस्टा अधिकांश एक कोशिकीय होती है, ये यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ठीक है। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित भी होती है और अनुपस्थित भी होती है। अब प्रोटिस्टा में हरित लवक उपस्थित भी होते हैं और अनुपस्थित भी होते हैं और इनका जनन जो होता है वो लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों विधियों से होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं
तीसरा जो है वो है फंगस। ठीक है, फंगस अर्थात इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, कवक। कवक शब्द जो है लैटिन भाषा से आया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम। वही मशरूम जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं और खाते हैं, वो एक्चुअल में बड़े साइज के कवक होते हैं। ठीक है, लेकिन वो खाने योग्य होते हैं, इसलिए हम लोग उसे खाने में उसका उपयोग करते हैं। तो कवक जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि वो पौधा टाइप का है तो उसमें क्लोरोफिल भी उपस्थित होता होगा, नहीं। कवक में किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। इसमें संवहन उत्तक के दो टाइप होते हैं, एक होता है जाइलम उत्तक और एक होता है फ्लोएम उत्तक। ठीक है, जाइलम जल का संचयन करता है, अर्थात जल को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है, और फ्लोएम जो होता है वो खाना को लेके जाता है। तो कवक में ये संवहन उत्तक जो होते हैं ये दोनों के दोनों अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ना तो इसमें फ्लोएम उत्तक होता है और ना ही जाइलम उत्तक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। और इनमें जो भोजन का संचयन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनमें भोजन का संचयन किसके रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में इसमें भोजन का संचय होता है, किसमें, कवक में। ठीक है, तो कवक के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि कवक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक नहीं पाया जाता है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, और इसमें जो भोजन का जो संचयन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए लाइकेन, एक वर्ड आता है लाइकेन। लाइकेन जो है एक सहजीवी कवक है। ठीक है, सहजीवी किसे कहा जाता है, सहजीवी उसे कहते हैं जो कि आपसी परस्पर संबंध बना के रखे, उससे ना तो एक को परेशानी हो ना ही दूसरे को परेशानी हो। ठीक है, तो ये लाइकेन जो है वो सहजीवी कवक है, और ये कवक और शैवाल के बीच का संबंध को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कवक और शैवाल के बीच के संबंध को कौन दर्शाता है, तो लाइकेन। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इनमें जो जनन होता है कवक में वो कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक, ये तीनों प्रकार से होता है। ठीक है, कवक में जनन जो होता है वो कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक तीनों प्रकार से होता है। अब देखिए कवक जो है जितना हानिकारक है, कवक का हम लोग उपयोग भी उतना ही फायदा के लिए भी करते हैं। अब एक कवक आता है एगोरिस। ठीक है, एगोरिस, ये एगोरिस जो है, देखिए ये एगोरिस जो ये कवक है और ये मोर्चेला, इसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो सब्जी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एगोरिस कवक और मोर्चेला कवक का। एगोरिस कवक और मोर्चेला कवक का उपयोग जो है सब्जी के रूप में किया जाता है। ईस्ट, ईस्ट भी एक प्रकार का कवक है। इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा पाया जाता है, जिसके कारण इसका उपयोग जो है डबल रोटी उद्योग में किया जाता है, शराब उद्योग में किया जाता है। ठीक है, और भोजन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, ईस्ट का उपयोग। ईस्ट का उपयोग जो है किस में किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट का उपयोग किस में होता है, तो ईस्ट का उपयोग जो है शराब उद्योग में होता है, फलों को सराने में। ठीक है, और उसके बाद उसका रस निकालने में। तो शराब उद्योग में ईस्ट का उपयोग होता है। डबल रोटी उद्योग में डबल रोटी को फुलाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेनिसिलियम एक कवक का नाम है। ठीक है, ये पेनिसिलियम कवक के द्वारा जो है पनीर उद्योग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेनिसिलियम कवक का उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। किस कवक का उपयोग पनीर उद्योग में होता है, तो पेनिसिलियम कवक का उपयोग जो है वो पनीर उद्योग में होता है। ईस्ट का उपयोग डबल रोटी उद्योग में किया जाता है और शराब के
उद्योग में किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कवक का उपयोग एंटीजन अर्थात प्रतिजैविक बनाने में भी किया जाता है। और एक पेनिसिलिन एक एंटीजन था। ठीक है, पेनिसिलिन सर्वप्रथम बनाए जाने वाली एंटीजन थी और ये इसका खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, और किस कवक के द्वारा किया था? तो पेनिसिलियम नाइटेटम के द्वारा। ठीक है, पेनिसिलियम नाइटेटम कवक के द्वारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक सर्वप्रथम एंटीजन अर्थात प्रतिजैविक बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइट्रिक एसिड जो है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो एस्परजिलस नाइगर नामक कवक के द्वारा साइट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है। साइट्रिक एसिड का स्वाद कैसा होता है? तो ये होता है खट्टा। ठीक है, तो ये खट्टा होता है। तो साइट्रिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है? तो एस्परजिलस नाइगर के नामक कवक के द्वारा साइट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है। उसके बाद जो भ्रामक उत्पन्न करने वाली अर्थात बेहोशी मदहोशी उत्पन्न करने वाली जो दवाई होती है उसमें भी कवक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कवक का उपयोग के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने कवक के बारे में पढ़ा कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कवक का जनन कैसे होता है? कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, यह तीनों प्रकार से जनन होता है। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति इसकी काइटिन की बनी होती है और इसमें जो भोजन का जो संचयन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कुछ कवक हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं जैसे एगोरिस कवक, मोरचेला कवक, इनका उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में करते हैं। ईस्ट का उपयोग शराब उद्योग में, डबल रोटी उद्योग में किया जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है भोजन के रूप में भी करते हैं। पेनिसिलियम नामक कवक के द्वारा पनीर बनाया जाता है। ठीक है, दूध को फाड़ के पनीर बनाया जाता है पेनिसिलियम कवक के द्वारा। इसका उपयोग प्रतिजैविक बनाने में अर्थात एंटीजन बनाने में भी किया जाता है और सर्वप्रथम बनाई जाने वाली एंटीजन जो थी वो पेनिसिलिन थी और किसके द्वारा बनाई गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी और पेनिसिलियम नाइटेटम कवक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, साइट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है कौन से कवक के द्वारा? तो एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। एस्परजिलस नाइगर के द्वारा साइट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है। भ्रामक उत्पन्न करने वाली दवा में किसका उपयोग किया जाता है? तो कवक का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कवक का तो ये हम लोग ने उपयोग देख लिया, फ़ायदा देख लिया। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं जैसे पादप रोग में जो है कवक एक मुख्य भूमिका निभाता है। ये कवक पादप में रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जैसे मूंगफली का टीका रोग, सरसों का श्वेत कीट रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, गेहूं का काला कीट रोग, ये सब कवक के द्वारा होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक है कि मूंगफली का टीका रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। सरसों का श्वेत कीट रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। गेहूं का काला कीट रोग, देखिए सरसों में श्वेत कीट रोग और गेहूं में काला कीट रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। गन्ने का लाल सड़न जो बीच में देखते होंगे, जैसे ये गन्ना हुआ तो गन्ना के बीच में यहाँ पे लाल 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 जब आप लोग फाड़ते होंगे तो वो सड़ा हुआ निकलता है, तो वो कवक के द्वारा ही होता है। तो गन्ने का लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। मूंगफली का टीका रोग कवक के द्वारा, सरसों का श्वेत रोग कवक के द्वारा, गेहूं का काला कीट रोग कवक के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कवक जगत को देख लिया। तो हमारा 3 कंप्लीट हो गया। एक हो गया मोनेरा जगत, एक हो गया प्रोटिस्टा, एक हो गया हमारा फंगस अर्थात कवक। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं कौन सा? तो प्लांटेनम अर्थात पादप जगत। ठीक है, चलिए तो देखिए पादप जगत, तो पादपों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, पादपों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी में करते हैं। ठीक है, बॉटनी में हम लोग पादपों का अध्ययन करते हैं और बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेनम। कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेनम नाम की एक बुक लिखी थियोफ्रेस्टस ने, जिसमें कि वनस्पति विज्ञान के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अब देखिए जो हमारा पादप होता है वो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। अब ये कोशिका भित्ति क्या होती है? जैसे मान के चलिए ये कोई पेड़ है
तो ये पेड़ में जो ये जो खाल जो रहता है, ये छाल जो रहता है, बाहरी आवरण जो होता है, जो कि कड़ा होता है, यही हुई इसकी कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। वहीं अगर हम लोग फंगस की बात करें, कवक की बात करें, तो उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो उसकी कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी हुई। ठीक है। और इसमें भोजन का संचयन जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, जबकि कवक में भोजन का संचयन किसके रूप में होता था? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता था। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में होता था, जबकि पादप में भोजन का संचयन स्टार्च के रूप में होता है और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये सेलुलोज की बनी होती है। हमारा कपड़ा सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, ये कागज सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो ये सेलुलोज की इसकी कोशिका भित्ति भी पादप की होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आता है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह। अगर पादप जगत का सबसे बड़ा समूह की बात की जाए तो वो है थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा। पादप जगत की सबसे बड़ा समूह कौन है? तो थैलोफाइटा। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि थैला और फैट, फैट मीन्स मोटा, तो मोटा थैला अर्थात थैलोफाइटा ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। ठीक है, अब एक जीव होता है शैवाल। ठीक है, जो आप लोग देखते होंगे जो गांव घर में या चापानल वगैरह के पास में या जहाँ थोड़ा गंदगी रहती है वहाँ पे हरा हरा रंग का पूरा एकदम भर जाता है। ठीक है, तो वही है शैवाल। और ये शैवाल कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण कि ये लोग क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब एक्चुअली में ये भी एक तरह के पादप ही है। तो पादप हैं तो ऑब्वियस है कि इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाएगी। अब पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो शैवाल की भी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज की ही बनी रहेगी। लेकिन जैसे पादप में जड़, तना, पत्तियाँ आदि होते हैं, तो शैवाल में ये जड़, तना, पत्तियाँ नहीं होते हैं। ठीक है, तो शैवाल स्वपोषी है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इनकी कोशिका भित्ति भी सेलुलोज की बनी होती है। क्या शैवाल में जड़, तना, पत्तियाँ पाई जाती है? तो नहीं, शैवाल में किसी भी प्रकार की जड़, तना, पत्तियाँ आदि नहीं पाई जाती है। अब कुछ शैवाल के नाम हैं जिसका कि उपयोग जो है भोजन के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये शैवाल है अल्वा, सरगासम, क्लोरेला, ल्यूमेनेरिया। ठीक है, अल्वा, सरगासम, क्लोरेला, ल्यूमेनेरिया, इनका उपयोग भोजन या सलाद के रूप में किया जाता है। इसमें अल्वा का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा समुद्री सलाद के रूप में किया जाता है और जापान में। ठीक है, जापान ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि अल्वा शैवाल का उपयोग जो है समुद्री सलाद के रूप में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री जो है अपने साथ हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्लोरेला नामक शैवाल को लेके जाते हैं अपने साथ में अंतरिक्ष यात्रा के दौरान। ठीक है, तो कौन सा? क्लोरेला को लेके जाते हैं। क्लोरेला शैवाल में हाई मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्लोरेला शैवाल को लेके जाते हैं। और ल्यूमेनेरिया शैवाल से टिंचर आयोडीन का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने 4 शैवाल देखा, अल्वा, सरगासम, क्लोरेला, ल्यूमेनेरिया। समुद्री सलाद के रूप में अल्वा का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्लोरेला शैवाल को लेकर जाते हैं। टिंचर आयोडीन का निर्माण ल्यूमेनेरिया शैवाल के द्वारा होता है और ये चारों के चारों शैवाल जो है भोजन सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चॉकलेट बनाने में भी एक शैवाल का उपयोग किया जाता है, वो है कॉन्ड्रस शैवाल। कौन है? कॉन्ड्रस शैवाल। ठीक है, चॉकलेट बनाने में ये कॉन्ड्रस शैवाल का उपयोग किया जाता है, कॉन्ड्रस शैवाल। ठीक, सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल जो है वो है एसिटाबुलेरिया। कौन है? एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल एसिटाबुलेरिया। और सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल की अगर बात करें तो वो है मैक्रोसिस्टस। ठीक है, मैक्रोसिस्टस। इसे ही दैत्याकार समुद्री घास भी कहा जाता है। दैत्याकार समुद्री घास मैक्रोसिस्टस को कहा जाता है और ये सबसे बड़ा शैवाल होता है। और सबसे छोटा शैवाल एसिटाबुलेरिया। ठीक है, एसिटाबुलेरिया सबसे छोटा शैवाल,
एसिटाबुलेरिया सबसे छोटा शैवाल और सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टस। ठीक है। अब पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। उभयचर किसे कहते हैं? जो कि पानी के भीतर भी रहता है और थल पे भी रहता है। ठीक है। तो पादप जगत का जो उभयचर है वो हो गया ब्रायोफाइटा। और पादप जगत का जो सरीसृप है वो टेरिडोफाइटा। ठीक है। सरीसृप जो है पादप जगत का वो टेरिडोफाइटा। और प्रथम सफल स्थलीय पादप भी जो है टेरिडोफाइटा को ही कहा जाता है। ठीक है। प्रथम सफल स्थलीय पादप टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है। ये बीज रहित पुष्प रहित पादप होते हैं। कौन? टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनमें ना तो बीज पाया जाता है न ही फूल पाया जाता है। ठीक है। और टेरिडोफाइटा को ही पादप जगत का सरीसृप भी कहा जाता है। इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जैसे सांप एक सरीसृप है और सांप में किसी प्रकार का पैर नहीं पाया जाता है, हाथ नहीं पाया जाता है, तो उसी प्रकार से टेरिडोफाइटा जो है पादप जगत का सरीसृप है। तो इसमें न बीज पाया जाता है और न ही फूल पाया जाता है। ठीक है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है। मच्छर की वृद्धि को रोकने में एजोला नामक टेरिडोफाइटा का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है एजोला टेरिडोफाइटा? ये जो तालाब होता है ये तालाब के ऊपर में सब पूरा जमा हो जाता है। ठीक है। जिसके कारण के अंदर में जो भी मच्छर हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं और वो मर जाते हैं। तो मच्छर की वृद्धि को रोकने में कौन होते हैं? एजोला नामक टेरिडोफाइटा। ठीक है। एजोला टेरिडोफाइटा का उपयोग जो है मच्छर की वृद्धि को रोकने में किया जाता है। अब हम लोग जो घर में प्रयोग करते हैं साबूदाना खाने के रूप में, वो साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। ठीक है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। तारपीन का तेल प्राप्त होता है पाइनस से। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। ठीक है। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इसमें जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ इसका रिवीजन आप लोग ज़रूर करें। ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ये पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग इसका फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि माइकोप्लाज्मा, ठीक, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव होता है। इसकी खोज नेकार्ड तथा रॉक्स ने की थी। प्लूरोनिमोनिया रोग से पीड़ित पशु में इसे सबसे पहले देखा गया था और ये सबसे छोटी कोशिका होती है। और पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। दूसरा जगत आता है हमारा प्रोटिस्टा अधिकांश एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है। प्रोटिस्टा जो होता है वो अधिकांश एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये यूकेरियोटिक होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति रहती भी है नहीं भी रहती है। हरित लवक इनमें से कुछ में रहती है कुछ में नहीं भी रहती है। और लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का इसमें जनन होता है। इसके बाद आता है कवक को जो है लैटिन भाषा का से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक में क्लोरोफिल नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोशिका इसमें किसी भी प्रकार का संवहन उत्तक अर्थात फ्लोएम उत्तक या जाइलम उत्तक नहीं पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनमें भोजन का संचयन जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। लाइकेन एक सहजीवी कवक है। कवक और शैवाल के बीच का ये संबंध को कौन दर्शाता है? लाइकेन दर्शाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद आता है कवक में जो जनन होता है वो जनन होता है कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक, तीनों प्रकार का जनन होता है। कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी होते हैं जैसे एगोरिकस और मोर्चेला। इसका उपयोग जो है सब्जी के रूप में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ईस्ट का उपयोग शराब उद्योग में, डबल रोटी उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग खाने में भी, भोजन के रूप में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा प्रचुर मात्रा में होते हैं। पेनिसिलियम कवक का उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। कवक का उपयोग प्रतिजैविक बनाने में भी किया जाता है। प्रथम प्रतिजैविक कौन था? पेनिसिलिन था। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन था और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा
पेनिसिलियम नाइटेटम नामक कवक के द्वारा बनाया गया था। साइट्रिक एसिड प्राप्त करने के लिए एस्परजिलस नाइगर कवक का उपयोग किया जाता है। भ्रामक उत्पन्न करने वाली दवाई में भी कवक का उपयोग होता है। अब कुछ कवक जो होते हैं वो पादपों को रोग पहुंचा देते हैं, ठीक है, इसको रोगी बना देते हैं। तो कौन कौन सा रोग हो जाता है? तो ये कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं मूंगफली का टीका रोग, सरसों का श्वेत कीट रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, गेहूं का काला कीट रोग। ये कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पादप जगत। तो पादपों का अध्ययन जो है बोटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके फादर थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं और इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने वनस्पति विज्ञान के बारे में लिखा है। तो पादप के में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है और इनमें भोजन का संचयन जो है स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा कहलाता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? थैलोफाइटा कहलाता है। अब आता है एक शैवाल। शैवाल भी पादप का ही रूप है। ये भी स्वपोषी होता है। इसकी कोशिका भित्ति भी सेलुलोज की बनी होती है। इसमें जड़, तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती है। कुछ शैवाल जिसका उपयोग कि हम लोग भोजन या सलाद के रूप में करते हैं, जैसे अलवा। अलवा का ज़्यादा उपयोग समुद्री सलाद के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जापान के जो है जापान वाले जो हैं इसका उपयोग सलाद के रूप में करते हैं। क्लोरेला का उपयोग क्लोरेला शैवाल का उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री लोग करते हैं क्योंकि इसमें भी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ल्यूमिनेरिया शैवाल का उपयोग टिंचर आयोडीन के रूप में किया जाता है, ठीक है। चॉकलेट बनाने में कॉन्ड्रस शैवाल का उपयोग होता है। सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल एसिटाबुलेरिया होता है। सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल कौन है? एसिटाबुलेरिया। और सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल कौन है? मैक्रोसिस्टस। इसे दैत्याकार समुद्री घास भी कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा। पादप जगत का सरीसृप टेरिडोफाइटा। इसे ही प्रथम सफल स्थलीय पादप भी कहा जाता है। एजोला नामक जो शैवाल होते हैं या टेरिडोफाइटा होते हैं, एजोला नामक जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो मच्छर की वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने खान सर के द्वारा जो लिखी गई है पॉकेट जी के बुक, इसका हम लोग आज सीरीज 2 किए, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा और प्रोटिस्टा, कवक और पादप के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद जो है हम लोग किंगडम एनिमल अर्थात जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी इसका प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए और मैं कोशिश करूँगा कि इस सारे का जो है वीकली कम से कम 5 दिन या 6 दिन पे एक बार जो है ये सारे जो भी मैं पढ़ाऊँ उसका टेस्ट लूँगा, ठीक है। और वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी सीरीज़ है आने वाली सीरीज़ उनको भी देखते रहिएगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार की कंपटीशन की, तो उसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद।